ठीक है, so we're live. Uh, अच्छा जी, so we're starting off with week 2. The idea today is to continue with basically where we left off last week. हमने financial transactions की बात की थी. जब हमने financial transactions की बात की थी तो what we looked at this table. इस टेबल में हमने बेसिकली ये डिफाइन किया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को के होने के ये 4 स्टेजेस हैं बेसिकली, और इन 4 स्टेजेस के अंदर भी अगर आप इनको क्लासिफाई करें तो ये जो पहले 2 स्टेज है, इनिशिएशन या एक्वायरिंग का स्टेज, और जो दूसरा इशूअर अप्रूवल यानी कि उस ट्रांजैक्शन की अप्रूव या डिक्लाइन होना, इसको हम इस पूरे लेग को ऑथराइजेशन लेग कहते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन की जब ऑथराइजेशन हो जाए तो उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की क्लियरिंग होती है, जिसको क्लियरेंस भी कहते हैं। आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, इसके कुछ सिनेरियोस देखेंगे और फिर सेटलमेंट होती है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये 3 चीज़ें होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए: ऑथराइजेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ऑथराइजेशन में लास्ट वीक हमने देखा था फाइनेंशियल रिक्वेस्ट्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, एडवाइस मैसेजेस क्या होते हैं, रिवर्सल्स क्या होते हैं। उन सब के अंदर और बहुत डिटेल हमने बहुत सरसरी देखा इन चीज़ों को अभी। इनकी डिटेल में हम जाएंगे इन सेशन 6 जब हम ISO 8583 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल में जाके देखेंगे कि मैसेज फॉर्मेट होता कैसे है, ऑथराइजेशन के लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाए और फिर वापस आए तो उसमें क्या चेंजेस होती हैं, रिवर्सल्स किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बट उसके लिए एक आपकी फाउंडेशन सेट हो गई है। तो अब इसको किक ऑफ करते हैं आज के लिए क्लियरिंग और सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे जस्ट 1 सेकंड आई विल पॉज़ द रिकॉर्डिंग। गोइंग इनटू क्लियरिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है क्लियरिंग की, उसे हम कहते हैं बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग या रिकंसाइलिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शन को कहीं भेजना या उसको मैच करना, चेक करना, इसको क्लियरिंग कहा जाता है। इसको समझे इस तरीके से, ये जो आपके सामने इमेज है, ये एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, मेरी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, मैंने वो आपके सामने यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट पुट की है। इसमें आप देखें तो ये जो टेबल है नीचे ट्रांजैक्शंस का, इसमें बहुत सारी एंट्रीज हुई हुई है। ये गालबन कोई 1 2 3 6 एंट्रीज हैं यहाँ पे। ये 6 ट्रांजैक्शंस हैं अलग-अलग। आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी एक ट्रांजैक्शन डेट है और एक फिर यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है पोस्टिंग डेट। अब इन दोनों के फ़र्क को देखते हुए मैं उस पे आता हूँ। बाकी इसके अंदर आप देखें तो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है कि अगेन कितनी की ट्रांजैक्शन हुई है, और फिर उस ट्रांजैक्शन की एक डिस्क्रिप्शन है। अब आप इस ट्रांजैक्शन को अगर देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन डेट और पोस्टिंग डेट है, इसमें ज़रा फ़र्क देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ ये कि ये ट्रांजैक्शन हुई 20 नवंबर को है, लेकिन ये पोस्ट 21 नवंबर को हुई है। सो 20th नवंबर एंड द 21st ऑफ नवंबर, दैट्स अ 1 डे डिफरेंस। ठीक है? लेकिन इसी तरह से अगर देखें तो आपको आगे नज़र आ रहा है कि एक वही सेम वेंडर है, करीम की ही बात हुई है। कोई डिफरेंट मर्चेंट तो है नहीं। इस उसी मर्चेंट के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई 1 दिन बाद 21st नवंबर को, तो वो पोस्ट हुई हुई है ऑन द 23rd ऑफ नवंबर। अब यहाँ पे 2 दिन का डिफरेंस है, तो ये एक एब्नॉर्मैलिटी हमें नज़र आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ये जो पोस्टिंग डेट है ना, दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी मीन बाय ट्रांसमिटिंग। इसको इस तरीके से समझें कि जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, और ये यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांज़ैक्शन में होती है, जो आप जाके पॉस के ऊपर अपने कार्ड स्वाइप, टिप या टैप करते हैं कभी, तो वो पैसे आपको फ़ौरन चार्ज नहीं होते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम ऐसे लगता है, उसके पीछे की एक पूरी प्रोसेस है, जिसको मैं अगेन जनरली बता रहा हूँ आज के सेशन में। इसमें हम जब कार्ड प्रेज़ेंट ट्रांज़ैक्शंस में जाएँगे, जो कि आई थिंक गालबन सेशन 7 है हमारा, या इसके इर्द-गिर्द ही है, उसमें हम इसके फिर अगेन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो पोस्टिंग होती है, ये बेसिकली तब होती है जब आपका मर्चेंट अपने पास से एग्ज़ीक्यूट करता है एक बैच कि ठीक है यार, ये मैंने सारी ट्रांज़ैक्शंस आज के दिन में जमा की, इन सबको क्लियरिंग के लिए भेज दे आगे अपने जिस भी एक्वायरिंग बैंक के साथ उसने सेटअप किया है, जो भी एक्वायरिंग एंटिटी है। अब ये जो एक्वायरिंग एंटिटी होती है, इसको इस तरह से समझे कि जैसे करीम एक मर्चेंट है। करीम ने टाई अप किया होगा किसी न किसी एक्वायरिंग बैंक के साथ। वो बैंक अल-फलाह हो सकता है पाकिस्तान में, कोई भी और बैंक हो सकता है, मुझे नहीं पता करीम ने किस बैंक के साथ अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। बट किसी न किसी एक्वायरिंग बैंक के साथ किया होगा जिनके पास एक्वायरिंग लाइसेंस होता है। वो अपनी ट्रांज़ैक्शंस उनको पोस्ट करते हैं, यानी उनके पास भेजते हैं और फिर वो आगे जाके उसको
जो भी इशुअर होता है, यानी कि आपने अगर करीम की राइड ली है तो यू आर द पर्सन हु इज पेइंग विद योर कार्ड एंड यू बीन इशूड अ कार्ड बाय द बैंक जिसके अंदर आपने अकाउंट खोला हुआ है, तो वो उनके साथ जाके फिर सारा हिसाब किताब करते हैं, जिसको भी हम आगे देखते हैं। तो लेकिन ये पोस्टिंग की डेट ये होती है और ये मैन्युअली पोस्ट होती है यूजुअली या पीरियोडिकली पोस्ट होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है 1 दिन का 2 दिन का। जब भी करीम ने क्लेम किया ये ट्रांजेक्शन आगे पोस्ट हो, तो ये बेसिकली जो पोस्टिंग डेट है ना, ये आपको वो बता रही है कि क्लियरिंग की प्रोसेस इनिशिएट कब हुई है आपकी। इसको आगे जरा इसे एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं। करीम की मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। लेट्स से आपके पास यू टेक अ राइड एंड यू चूज टू पे बाय कार्ड, यानी आपने करीम में एक राइड बुक की और आपने कार्ड से पे किया। जब आपकी राइड कंप्लीट हुई तो आपको चार्ज तो हो गया अमाउंट, यानी कि आप जैसी राइड से उतरते हैं आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई 500 रुपये या 700 रुपये जितनी भी आपकी राइड है वो आपको चार्ज हो गए। लेकिन अभी ये ट्रांजैक्शन क्लेम नहीं हुई होती, यानी कि अभी ये ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई होती। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि एक चीज़ तो ये है कि आपके पास एसएमएस आ गया, लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जाके देखें उस वक़्त, आप ऑनलाइन लॉग इन करें, अब जो एसबी का कंपनी का कार्ड आपके पास है और आप जाके अपनी स्टेटमेंट में देखें, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट हो या फिर वो आपके डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट हो, आपकी स्टेटमेंट में वो ट्रांज़ैक्शन नज़र नहीं आएगी आपको। वो हमेशा 1 दिन 2 दिन के बाद नज़र आती है। उसका रीज़न यही होता है, वो बेसिकली तब आपको स्टेटमेंट नज़र आती है जब वो ट्रांज़ैक्शन पोस्ट हो चुकी होती है या क्लियर हो चुकी होती है। तो इसको आगे देखते हैं। जैसे अगला स्टेप, जैसे ये अमाउंट आपको चार्ज करता है करीम आपके कार्ड के ऊपर, ये ट्रांजैक्शन पहले जाती है अक्वायरर के पास। ये कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जिसके बाद अक्वायरिंग लाइसेंस होता है। करीम खुद अक्वायर इंस्टीट्यूशन नहीं है। करीम ने किसी ना किसी बैंक के साथ, किसी अक्वायर इंस्टीट्यूशन के साथ अब कोई अरेंजमेंट सेटअप किया हुआ होगा कि मेरी जो ट्रांजैक्शन आएंगी, आप मेरे अक्वायरर है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। वो अक्वायर जो है फिर वो पूरे बैंकिंग नेटवर्क में घूमता है। करीम खुद बैंकिंग नेटवर्क में नहीं घूमता, किसी अक्वायर के थ्रू जाता है। तो वो कोई ना कोई बैंक ही होगा जो अक्वायरिंग बैंक होता है। तो उन्होंने वो ट्रांजैक्शन बेसिकली जैसे ही पोस्ट की, पर अभी अभी पोस्ट नहीं की, अभी तो हम ट्रांजैक्शन करने की बात करें। तो जैसे ही आपने कार्ड पे आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, तो वो एक ऑथराइजेशन की लेग शुरू होती है। अगेन जो हमने पीछे देखा था कि ट्रांजैक्शन के क्या लेग्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, 3 देखे थे ना हमने। ऑथराइजेशन है, फिर क्लियरिंग है, फिर सेटलमेंट है। तो अभी पहले हम ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। ये जो ऑथराइजेशन वाला स्टेज है, इसके अंदर तो आप बेसिकली जाके चेक कर रहे होते हैं कि यार इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं भी जितने मैं चार्ज करने लगा हूँ इसको, यानी कि ऑथराइजेशन का लेग होता है। यहाँ से आपके पास जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, ऑथराइजेशन अक्वायर से स्कीम के पास गई, क्योंकि अक्वायर को तो नहीं पता कि ये कार्ड किसका है। फर्ज करें आप, मैं एग्जांपल देता हूँ करीम का। फर्ज करें मर्चेंट है यूबीएल, यानी कि अक्वायरिंग बैंक हो गया हमारे पास यूबीएल। आपने राइट ली, आपके पास कार्ड है मीज़ान बैंक का। अब यूबीएल के पास जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो उस कार्ड नंबर को देखते हुए यूबीएल को नहीं पता कि ये कार्ड मेरा तो नहीं है, बस उसको ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है, मीज़ान का है, हबीब का है, किसका है। तो उसने वो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड कर दी यूबीएल ने स्कीम को। ये अगेन वही कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट वीक बिल्ड किए थे। स्कीम ने बिन की बेसिस के ऊपर जो कार्ड का पैन है उसके जो फर्स्ट 4 डिजिट्स होते हैं उसकी बेसिस पे, 6 डिजिट्स की बेसिस पे डिसाइड किया कि ये कार्ड यू जो है वो मीज़ान का इशू किया हुआ है। उन्होंने मीज़ान को फॉरवर्ड कर दिया। मीज़ान के पास जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो वो इस ट्रांजैक्शन को अपने पास स्टोर कर लेंगे। चेक करेंगे अगर तो पहले आपके पास लिमिट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है या डेबिट कार्ड के अगेंस्ट कोई बैलेंस होता है कि ये इतने पैसे आपके पास हैं भी या नहीं। अगर तो हैं तो वो ट्रांजैक्शन को अपने पास आउटस्टैंडिंग स्टेट में रख लेगा और आपको अप्रूवल भेज देगा, हाँ ठीक है कि दिस ट्रांजैक्शन इज गुड टू गो, मैं इसे अप्रूव करता हूँ, आप इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर दें। ये जब ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन का साइकिल पूरा हो गया तो ये ट्रांजैक्शन इशूअर के पास आउटस्टैंडिंग स्टेट में पड़ी हुई है। ये अभी तक आपकी स्टेटमेंट में नहीं आई जो हमने बात की थी, यानी कि ये अभी तक पोस्ट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग स्टेट में पड़ी हुई है। अब होता ये है कि जब ये ट्रांजैक्शन का अप्रूवल आपके पास आया तो ये अक्वायरर ने अपने पास कोई ना कोई क्लियरिंग रजिस्टर बना रहा होता है, उसमें उसने डाल दिया कि भाई एक राइड हुई है जो कि 700 रुपए की हुई। ठीक है। आप ये जब तक ये वाली चीज हुई है इस दौरान में आपकी राइड अब कंप्लीट हो चुकी है, आपका कार्ड चार्ज हो चुका, आप जा चुके हैं। अब आपका कोई गर्ज नहीं है इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में। अब आगे जो होता है वो अक्वायर के बीच में, करीम के बीच में और ईश्वर के बीच में होगा और स्कीम के बीच में होगा। आपकी तरह और भी लोग राइड्स लेंगे। फर्ज करें किसी ने बाद में एक और राइड ली 900 रुपए की, किसी ने एक और ने राइड ली 400 रुपए की। वो सारा इस ऑथराइजेशन के साइकिल से गुजर के क्लियरिंग रजिस्टर के अंदर ट्रांजैक्शन जाती रहेंगी हमारे पास। अब ये जो क्लियरिंग रजिस्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस आती हैं एट सम पॉइंट, करीम
is going to claim these transactions, and on behalf of Kareem, the acquirer is going to claim these transactions या post these transactions. इन ट्रांजैक्शंस को जब वो पोस्ट करेगा ना, उस वक्त आपके बेसिकली जो पीछे हमने देखा था पोस्टिंग डेट लिखी हुई थी स्टेटमेंट के अंदर, वो ये वाली डेट होती है. तो यानी कि हो सकता है ये जो राइड 1 है ये हुई ऑन द 20th ऑफ नवंबर, राइड 2 हुई ऑन द 21st ऑफ नवंबर, राइड 3 हुई ऑन द 22nd ऑफ नवंबर, और हमने इन तीनों को एक साथ क्लियरिंग के लिए भेजा ऑन द 24th ऑफ नवंबर. तो ट्रांजैक्शन डेट तो तीनों की डिफरेंट होगी, लेकिन पोस्टिंग डेट इन तीनों की सेम होगी. तो यानी कि जैसे कि मैंने इसको अगर क्लेम किया तो एक आउटवर्ड क्लियरिंग फाइल बनाई एक्वायरर ने, और वो उसने स्कीम को भेज दी. स्कीम के अंदर जो है वो सारी ट्रांजैक्शन होंगी. इससे मुराद मेरी ये है कि जैसे अगर ये करीम के लिए एक्वायरर है, तो ये जो कार्ड एक्वायर हुआ है, हो सकता है आपने तो कार्ड मीज़ान का इस्तेमाल किया, किसी और ने स्टैंडर्ड चार्ट का इस्तेमाल किया, किसी और ने हबीब बैंक का इस्तेमाल किया. ये सारी ट्रांजैक्शंस क्लियरिंग के लिए उन्होंने स्कीम को भेजी. स्कीम को ये फाइल मिलती है जिसको आउटवर्ड क्लियरिंग फाइल कहा जाता है. और फिर स्कीम क्या करती है, वो इस आउटपुट क्लियरिंग फाइल की हर इशूअर के लिए क्लियरिंग फाइल बनाती है. यानी कि आपके केस में जैसे हमने कहा कि मीज़ान बैंक इशूअर था, तो वो एक क्लियरिंग फाइल बनाएगा मीज़ान बैंक के लिए कि यार ये मेरे पास वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि जो वो मुझे एक्वायरर्स के पास से आई हैं जो कि आपसे रिलेवेंट है. ये सारे सारे मर्चेंट्स ने क्लेम किया. यानी कि इस फाइल के अंदर वो ट्रांजैक्शंस भी होंगी जो कि मीज़ान के कार्ड के ऊपर करीम की तरफ से आ रही हैं, फूड पांडा की तरफ से आ रही हैं, अलग-अलग. क्योंकि वो एक फाइल होती है जो कि बेसिकली इस इश्यूअर को बताती है कि सेटल उसने कितने पैसे किसको देने वाली चीज़ें होती हैं. तो ये बेसिकली क्लियरिंग का प्रोसेस होता है. जब ये क्लियरिंग फाइल जाती है ना, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं या एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्लेमिंग कहते हैं. और जिस वक्त ये क्लियरिंग फाइल प्रोसेस होती है इश्यूअर के पास, उस वक्त इस ट्रांजैक्शन का फिर स्टेट चेंज होता है, जो कि ओरिजिनली यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टेट में पड़ी हुई थी, ये अब ट्रांजैक्शन मैच्ड या पोस्टेड स्टेट में चली जाती है. तो ये बेसिकली एक क्लियरिंग का एक साइकिल है. सिंप्लीफाइड साइकिल है काफी. इसमें ऑब्वियसली और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. जब हम मैसेज फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे क्लियरिंग फाइल का फॉर्मेट, बेसिकली क्लियरिंग मैसेजेस का फॉर्मेट क्या होता है, ऑनलाइन क्लियरिंग क्या होती है, ऑफलाइन क्लियरिंग क्या होती है. जो भी हमने देखा ये ऑफलाइन क्लियरिंग क्योंकि ये फाइल बेस्ड है. कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियली क्लियर्ड होती है. अभी हम उन पे आते हैं एक मिनट में. लेकिन ये जो अभी आपने देखा कि ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक ऑथराइजेशन का लेग ऊपर वाला और एक ये क्लियरिंग का लेग नीचे वाला. ये बेसिकली हम इसको कहते हैं डुअल मैसेज सिस्टम या डीएमएस भी कहा जाता है इसको. वो उसको डीएमएस इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि एज यू कैन सी ये दो हिस्सों में है. एक ऑथराइजेशन का लेग है जो कि इंडिपेंडेंटली हो गया, और फिर एक क्लियरिंग का लेग है जो कि इंडिपेंडेंटली होता है, चाहे वो एक दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, जब भी हो. ठीक है जी. गोइंग ऑन हेड, तो हमने डीएमएस आपको समझ में आया कि ये एक डुअल मैसेज सिस्टम है जिसपे इस क्लियरिंग का ये फ्लो बन रहा है. अब क्लियरिंग को रैप अप करने से पहले, जैसे कि हमने पीछे क्लियरिंग की डेफिनेशन देखी कि वो ट्रांसमिशन या रिकंसाइलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, उसकी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट देखने से पहले एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एसएमएस या सिंगल मैसेज सिस्टम क्या होता है. ये जो सिंगल मैसेज सिस्टम होता है बेसिकली आपके पास, अ, इसमें और डीएमएस में बुनियादी फर्क यही है कि ये एक गो में सारा काम हो जाता है. इसकी एक अच्छी एग्जांपल एटीएम ट्रांजैक्शन है, क्योंकि एटीएम ट्रांजैक्शंस बेसिकली सिंगल मैसेज सिस्टम के ऊपर बनी हुई है. सिंगल मैसेज सिस्टम पे बनी हुई है से मेरी मुराद ये है कि अगर हम कैश विड्रॉल का फ्लो देखें, तो एक कस्टमर एक कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है. अगेन हम मीज़ान की और यूबीएल की बात करते हैं. इस केस में लेट्स से यूबीएल इज द एक्वायरर अगेन, और आपको कार्ड इश्यू हुआ हुआ है मीज़ान से. तो ये जब वो कार्ड आप लेट्स से यूबीएल के एटीएम पे जाते हैं और आप ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, तो सबसे पहला काम जो कि यूपीएल करता है वो ये करता है, कार्ड को देख के फैसला करता है कि ये मेरा कार्ड तो नहीं है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन. ऑनेस्ट एंड ऑफर्स की टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट वीक देखी थी, मैं उन्हीं को रेफर कर रहा हूँ कि ये ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, यानी कि इस कार्ड को मुझे प्रोसेस नहीं करना. तो वो उस कार्ड को आगे स्कीम को भेज देता है. जब वो उस कार्ड को आगे स्कीम को भेजता है तो स्कीम डिटरमिन करती है कि ये कार्ड एक्चुअली किसका इशू किया हुआ है, और वो ये डिटरमिन करके कि ये जो पर्टिकुलर पैन है इस कार्ड के शुरू में, ये जो बिन नंबर है, ये मीज़ान को इशू हुआ हुआ है, वो कार्ड मीज़ान को फॉरवर्ड कर देता है. मीज़ान जो है वो बेसिकली इसको ऑथराइज करता है, चेक करता है कि इस अकाउंट पे इतने पैसे हैं या नहीं, और वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इनके पास आई है, उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बना के वापस स्कीम के थ्रू अक्वायर को भेज देता है. जब अक्वायर को भेज देता है तो अक्वायर उस फाइनेंशियली अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर फंड्स डिसबर्स कर देता है. इस केस में जो फर्क है बुनियादी तौर पे,
वो ये है कि यहाँ पे कोई क्लियरिंग नहीं होती जब आप एटीएम की ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि इस एटीएम ट्रांजैक्शन में जो मैसेज यूज हो रहा होता है, दिस इज बेसिकली अ 0 to 100 मैसेज। ये अगेन ISO 8583 के अंदर हम जाएंगे तो हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इसको हम फाइनेंशियली क्लियर्ड मैसेज कहते हैं। फाइनेंशियली क्लियर्ड मैसेज वो होता है जो कि एट द टाइम ऑफ ऑथराइजेशन ही क्लियरिंग हो जाती है उसकी, उसके लिए अलग से ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं करना होता। इस केस में क्या होता है, इस केस में बजाय इसके कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बाद कोई अक्वायर एक आउटपुट क्लियरिंग फाइल स्कीम को भेजे और फिर स्कीम वो पैसे इश्यूर को भेजे और फिर उसको क्लेम करे। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्कीम ये करती है कि वो डेंड के ऊपर एक रिकॉन की फाइल भेज देती है, दोनों को, अक्वायर को भी और इश्यूर को भी, कि मैंने दिन भर में ये ट्रांजैक्शन पोस्ट किए, आज दिन भर मेरे सिस्टम में से ये ट्रांजैक्शन गुजरी हैं, इसमें से ये ट्रांजैक्शन आपसे मुतालिक हैं और ये ट्रांजैक्शन आपसे मुतालिक हैं। आप चेक कर लें कि ये सब आपके एंड ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, बस। उसमें कोई सेटलमेंट इस तरीके की नहीं हो रही होती कि आप क्लियरिंग करके बता रहे हो कि यार ये 6 ट्रांजैक्शंस थी, ये टोटल अमाउंट ये है, आप ये पैसे मुझे दे दें। उसमें ये वाली बात नहीं होती जो हमने पीछे देखी थी क्लियरिंग के अंदर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेकिंग हो रही होती है, कोई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड्स नहीं हो रही होती एज अपोज टू दिस स्टेज। सो यानी कि टू सम इट अप, एन एसएमएस डजंट हैव अ क्लियरिंग स्टेज। सिंगल मैसेज सिस्टम में क्लियरिंग स्टेज नहीं होता, वो सिर्फ डुअल मैसेज सिस्टम में होता है। एसएमएस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर फाइनेंशियली क्लियर्ड व्हेन दे आर ऑथराइज्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसएमएस एंड अ डीएमएस। क्लियरिंग की जो बाकी की डेफिनेशन बची है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो सेकंड हाफ ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्लियरिंग इज कि इट इंक्लूड्स द नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनल पोजीशंस। अब इन टर्म से क्या मुराद है हमारी? अब इन टर्म्स से हमारी मुराद ये है कि दो सिनेरियोज देखते हैं। एक सिनेरियो ए है, एक सिनेरियो बी है। सिनेरियो ए में आपके पास एक बैंक है जो कि अक्वायरर है, उसके 2 एटीएम्स, स्कीम, और बैंक बी इशूअर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखिए, मैंने कहा बैंक ए अक्वायरर है और बैंक बी इशूअर है। इसी तरह जो हमारा दूसरा सिनेरियो, उसके अंदर मैंने इसको उलट कर दिया। मैंने कहा है कि अब बैंक बी जो है वो अक्वायरर है और बैंक ए इशूअर है। इसको रियल वर्ल्ड में देखें, इससे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अगेन हम यूबीएल और मीजान की एग्जांपल लेते हैं। बैंक ए इज यूबीएल एंड बैंक बी इज मीजान। आपके पास मीजान का कार्ड है, आप यूबीएल के एटीएम पे गए और आपने पैसे निकाल लिए, तो यूबीएल वाज द एक्वायर एंड मीजान वाज द इशूअर। ट्रांजैक्शन अक्वायर यूबीएल करेगा और ऑथराइज मीजान करेगा। लेकिन और इसका एग्जैक्ट उलट भी हो सकता है, यानी कि एटीएम मीजान बैंक का हो, आप मीजान बैंक के एटीएम पे गए, लेकिन आपको कार्ड यूबीएल का इशू हुआ है, आपका अकाउंट यूबीएल के अंदर है, तो उस केस के अंदर एटीएम यूबीएल का उस केस में यहाँ पे एटीएम जो मीजान का इस्तेमाल हो रहा है सिनेरियो बी के अंदर, और जो आपके पास कार्ड है वो यूबीएल का इशू हुआ। अब इस केस के अंदर जब ट्रांजैक्शन फ्लो करेंगी एक तरफ से दूसरी तरफ, तो होगा क्या बेसिकली? लेट्स से हम अगेन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे पहले स्टेज पे कह रहे हैं कि ये एक कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट हुई। बैंक ए यानी कि यूबीएल ने अपने पास एक ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन किया हुआ, उसमें उसने कह दिया कि एक ट्रांजैक्शन मेरे पास आई जिसमें मैंने 500 रुपए निकाल के दे दिए किसी को। फिर एक और ट्रांजैक्शन आई, उसमें मैंने कहा कि ये 750 रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। फिर एक और हुई, फिर एक और हुई, 4 ट्रांजैक्शन आपके पास टोटल हुई, 500 रुपए की, फिर 750 रुपए की, फिर 250 रुपए की, फिर 200 रुपए की, लेट से। तो ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन हुई हैं अभी, इस केस में क्या हुआ? इस केस में हुआ ये है कि यूबीएल ने, जो कि हमारे केस में बैंक ए है, उसने कैश तो डिसबर्स कर दिया किसी को, जो भी उनके एटीएम के ऊपर आया। कार्ड मीजान का लेकर आए थे। अभी मीजान ने तो किसी को कोई पैसे नहीं दिए। आपके पास एसएमएस जरूर आता है ऑन योर फोन व्हेन यू विथड्रॉ कैश के भाई अब आपके अकाउंट में इतने पैसे रह गए, लेकिन उस वक्त तक फिजिकल कोई पैसों की मूवमेंट नहीं होती। वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन के बेसिस के ऊपर मीजान कह रहा होता है कि मैं आपके अकाउंट से इतने पैसे निकालने लगा हूँ, क्योंकि यूबीएल ने उसको कहा होता है कि मैंने इतने पैसे किसी को दे दिए तुम्हारे बिहाफ। अभी यूबीएल ने जो आपको कैश दिया है, अगर आप फिजिकली देखें तो जो कैश आपके पास आया है वो दिया तो आपको यूबीएल ने, मीजान ने तो नहीं दिया। मीजान ने आपको एसएमएस जरूर किया, लेकिन जो हार्ड फिजिकल कैश सिस्टम में से निकला है वो यूबीएल का निकला है। तो अब ये पैसे यूबीएल को लेने हैं मीजान से, वो क्लियरिंग की प्रोसेस और सारी चीजों के थ्रू जो सेटलमेंट होती है उसके थ्रू उनके पास आते हैं। उस पे मैं भी आता हूँ, लेकिन जैसे ये सिनेरियो ए आपका बन गया, इसी तरह से जो ऑपोजिट एंड पे ट्रांजैक्शन होंगी, जिस तरह से अभी हुआ ये है कि मीजान ओज यूबीएल सम मनी, यानी कि बैंक बी ओज बैंक ए सम मनी। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा जब बैंक बी का एटीएम इस्तेमाल होता है, यानी कि इन दैट केस बैंक ए विल ओ बैंक बी सम मनी।
यानी कि अगर मैं इनकी भी ट्रांजैक्शन इसी तरह एग्जीक्यूट करूँ और लेट्स से हम कहते हैं कि इस केस में 3 ट्रांजैक्शन हुई, एक 500 रुपए की, एक 750 रुपए की, एक 250 रुपए की। तो अगर आप ये हिसाब किताब करने बैठें कि भाई किसने किसको कितने पैसे देने हैं दिन के आखिर में, ये बेसिकली क्लियरिंग का काम होता है। इसको हम कहते हैं नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर आप ऊपर के केस में देखें सिनेरियो ए में, जिसमें बैंक ए को पैसे मिलेंगे बैंक बी से, उस केस में बैंक बी को देने हैं 1700 रुपए, 1700 रुपए देने बैंक ए को। और इसी तरह बैंक ए को बैंक बी को देने हैं 1500 रुपए। यानी कि अगर आप इस वाली ट्रांजैक्शंस को सम करें तो ये 1500 रुपए बनते हैं। ये इनकी नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है। और इस नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से इनकी फाइनल पोजीशन बनती है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये सारा हिसाब किताब करने के बाद दिन के आखिर में स्कीम बेसिकली ये बोलेगी बैंक ए को कि आपको 200 रुपए मिलेंगे, और स्कीम बोलेगी बैंक बी को कि आपको 200 रुपए देने। और होगा ये, जो अगले स्टेज में हम सेटलमेंट में देखेंगे कि ये जो पैसे होते हैं फिर ये मूव करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के पास। लेकिन जो मकसद है क्लियरिंग का वो ये है कि देखें, ये जो पूरा लैंडस्केप होता है ना आपके पास, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कई सैकड़ों बैंक्स होंगे। तो उन कई सैकड़ों बैंक्स के आपस में एक दूसरे को किसको कितने पैसे देने, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ क्लियरिंग बेसिकली। यानी कि अगर आप इसको इसी तरह देखें, ये स्कीम है, स्कीम से आपके पास मैंने सिर्फ 4 बैंक्स लगाए हैं यहाँ पे। अब आप ये देखें कि अगर आपके पास जो स्कीम है जहाँ पे ये क्लियरिंग परफॉर्म हो रही है, वो दिन भर के अपना हिसाब करने के बाद क्या बोलेगी, बोलेगी कि बैंक ए को 70 रुपीज देने, लेट से बैंक बी को 50 रुपीज मिलेंगे, बैंक सी को 80 रुपीज देने, और बैंक डी को 100 रुपीज मिलेंगे। ये सबकी आपस की ट्रांजैक्शन के बाद की कहानी है। ये जो नेटेड पोजीशन है ये हमेशा जीरो होती है। वैसे सिस्टम में पैसा आपके पास जीरो के बराबर आना चाहिए व्हेन यू नेट ऑल द ट्रांजैक्शंस। अगेन मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, इसमें लिक्विडिटी इंजेक्शन और चीजों की बातें नहीं कर रहे अभी, जिससे जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ेगी। हम एक क्लोज सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उस क्लोज सिस्टम में जितने पैसे सबको देने हैं, वो उतने ही पैसे मिलके बनेंगे जितने पैसे किसी को मिलने हैं। यानी कि ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स विल कैंसिल ईच अदर आउट। ये नेटिंग जब होगी, इसका रिजल्ट यही होगा आपके पास क्लियरिंग में हमेशा। तो ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो मैंने अभी डायग्राम आपके सामने रखी हुई है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी को एक मिनट सोचने की कोशिश करें, बैंक ए के एटीएम्स भी होंगे, फिर पॉस टर्मिनल्स भी होंगे। अगर बैंक के ऑनलाइन अक्वायर भी है, यानी कि उसका पेमेंट गेटवे भी है, और उस पे दराज और आपकी जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो लिंक हुए हैं, और वो ऑनलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके पास 3 डिफरेंट चैनल से ट्रांजैक्शन आ रही है। चैनल्स की टर्म हमने लास्ट वीक देखी थी। ट्रांजैक्शन के पास 3 चैनल से आ रही है। वो बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी के इशूड कार्ड्स भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो उनको तीनों बैंक्स को सेटल करना है फिर बाद में, उन तीनों से पैसे लेने हैं। इसी तरह बैंक सी, फर्ज करें कोई 1 या 2 चैनल इशू कर रहा है, तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो बन जाता है हमारे पास। सो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पास क्लियरिंग का। यानी कि अगर इसकी आप फाइनल डेफिनेशन को क्लोज करें तो बेसिकली इट इज वन, द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि डीएमएस डुअल मसल सिस्टम्स के अंदर होती है, एंड फाइनली इट इज द कैलकुलेशन ऑफ द नेट पोजीशन, द कैलकुलेशन ऑफ द नेट पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशंस आपके पास जो होती हैं वो आपके पास फिर क्लियरिंग होती है। यानी कि क्लियरिंग के फौरन बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट का, उसको कर लेते हैं। इट्स अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट, फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। सो क्लियरिंग आपके पास हो गई, और आपके पास नेटेड पोजीशन सबकी जीरो बन रही है, और इंडिविजुअल बैंक्स की नेट पोजीशन आपके पास आ गई। यानी कि बैंक ए इज सपोज टू गिव 70 रुपीज, बैंक बी इज सपोज टू टेक 50 रुपीज। ये सारी आपके पास फाइनल पोजीशंस बन गई। अब सेटलमेंट होती कैसे है? ऐसा नहीं होता कि दिन के आखिर में हर बैंक दूसरे बैंक को एक चेक लिख के दे रहा है, या हर बैंक दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे इस तरीके से नहीं होता। जिस तरह से मैं और आप कंज्यूमर बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से एक दूसरे को फंड नहीं देते। सेटलमेंट का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर यूजुअली आपके पास सेंट्रल बैंक या कोई ना कोई स्कीम इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान के केस के अंदर भी अगर आप देखें तो स्कीम आपके पास वन लिंक है, और सेंट्रल बैंक आपका स्टेट बैंक है। तो वो जो पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, उस हर बैंक का स्टेट बैंक के अंदर एक सेटलमेंट अकाउंट होता है। सेटलमेंट अकाउंट एक स्पेशल किस्म का अकाउंट होता है, जो कि आप स्टेट बैंक के पास खोलते हैं बेसिकली। इस केस के अंदर भी चूंकि हमने 4 बैंक्स की बात की है, तो हमने 4 सेटलमेंट अकाउंट खोले हुए हैं। ये जो सेटलमेंट अकाउंट्स होते हैं, इनकी अपनी एक साइंस होती है। बहुत ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको इस तरह से समझें कि जो भी बैंक लाइसेंस लेता है टू ऑपरेट एज अ बैंक
इन आर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो स्टेट बैंक से एक लाइसेंस लेता है, और उस पूरे लाइसेंस इशूइंग की जो प्रोसेस होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें से एक ये भी होती है कि हर बैंक स्टेट बैंक के पास एक अकाउंट खोलता है जो कि उसका सेटलमेंट अकाउंट होता है, और एक फिक्स परसेंटेज होती है उसके टोटल एसेट्स की, जिसको इन टर्म्स ऑफ कैश वैल्यू वो स्टेट बैंक के पास रखवाता है। तो यानी कि ये जो सेटलमेंट अकाउंट्स होते हैं ये प्री फंडेड होते हैं। यानी कि अगर मैं बैंक एक कल को खोलना चाहता हूँ और मैं उसका लाइसेंस लेता हूँ, तो मैं स्टेट बैंक के पास जाके एक अकाउंट खोलूंगा और उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे रखवाऊंगा। उस पैसों का मकसद ये होता है कि दिन भर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी बैंक ए से बी से सी से डी से या किसी भी बैंक से, उनको मैं सेटल कर सकूं उन पैसों से। यानी कि अगर मैंने 70 रुपए निकालने, तो वो फर्ज करें अगर मैंने 500 रुपए का सेटलमेंट अकाउंट खोला है उनके पास, ये वैसे वैल्यूज लिटरली मिलियंस बिलियंस में होती है व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अ बैंक, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि जब आप इस तरह से सेटलमेंट अकाउंट खोलते हैं, आप उसमें 500 रुपए रखते हैं और आपकी एक दिन की फाइनल नेट पोजीशन बनी लेट से -70, तो उस 500 में से 70 माइनस होते हैं, आपके पास 430 रह जाते हैं, और फिर वो डिसबर्स होते हैं जिस भी बैंक के पास जाने होते हैं, जिस किसी बैंक की पॉजिटिव पोजीशन बन रही होगी उसके पास। तो ये जो सेटलमेंट होती है वो इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली। और इसको ऐसे रखने के बहुत रीजंस हैं, हम आगे देखेंगे। रिस्क होते हैं बेसिकली, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये अलग अलग किस्म के रिस्क होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, जिनको मिटिगेट करने के लिए प्री फंडिंग का एक ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सो सेटलमेंट को क्लोज करने के लिए आप इसी तरीके से समझेंगे, ये जो स्कीम है ये सबकी नेट पोजीशंस फाइनल पोजीशंस कैलकुलेट कर रही है, नेट ऑफ करके फाइनल पोजीशंस कैलकुलेट करके वो स्टेट बैंक को बता देती है, और स्टेट बैंक जो है फिर ये जो एडजस्टमेंट नीचे क्लियरिंग वाली हुई है वो उनके सेटलमेंट अकाउंट्स के अंदर कर देती है। यानी कि ए में से उसने 70 माइनस करके बी में 50 प्लस कर दिए, सी में से 80 माइनस करके डी में 100 प्लस कर दिए। तो दिस इज बेसिकली ए फाइनेंशियली सेटल्ड स्टेट। तो ये आपके पास सेटलमेंट पूरी हो गई। ये जो बाय द वे पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया है अभी कि क्लियरिंग हुई, पोस्टिंग हुई, नेटिंग हुई, फाइनल पोजीशंस बनी, और फिर हमने किसी न किसी अकाउंट में जाके उसको सेटल कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड नेट सेटलमेंट। इसको उल्टा शुरू करते हैं, नेट इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी की नेट पोजीशंस यहाँ पे आई हुई है, जिसको हम फाइनल पोजीशन कह रहे हैं आफ्टर नेटिंग। ये जो -70 आया है ये किसी एक ट्रांजैक्शन से नहीं आया, ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है, जिसके बाद बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें उनको पैसे मिलने हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें उन्होंने पैसे देने हैं, उन सबको प्लस माइनस करके ये नेट पोजीशन बनी है इसकी, इसलिए इसको नेट सेटलमेंट कहा जाता है। और डेफर्ड इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इंतजार होता है दिन के आखिर का या किसी भी पीरियड के खत्म होने का। वो डिपेंड करता है आप उस पीरियड को क्या सेट करें। समटाइम्स ये जो विंडोज होती हैं ये कुछ घंटों की भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे में सेटल करें, अगर हम उसको 8 घंटे में भी सेटल कर रहे हैं सो इट्स स्टिल डिफर्ड टू एन एक्सटेंट। So this is why this is called deferred net settlement. इसके अपोजिंग एक कॉन्सेप्ट होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। डेफर्ड के अगेंस्ट रियल टाइम यानी कि वो फौरी फौरी सेटल हो रहा होता है, नेट के अगेंस्ट ग्रॉस यानी कि एक नेट पोजीशन बनाने के बजाय हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेटल हो रहा होता है। सो दैट्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसको हम जब इंस्टेंट पेमेंट्स पे हम लेक्चर करेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन कि डेफर्ड नेट सेटलमेंट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ये फर्क होता है। सो सेटलमेंट में एक आखिरी कॉन्सेप्ट छोटा सा है, वो ये है कि जैसे हमने अभी बात की, देयर आर 5 एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन एनी ट्रांजैक्शन। बीच में आपके पास स्कीम है, स्कीम के एक तरफ अक्वायरर होगा, एक तरफ इशूअर होगा। अक्वायरर वो जिसका चैनल इस्तेमाल होता है, इशूअर वो जिसकी बेसिकली कार्ड इशू हुआ होता है या जिसने बेसिकली बस फंड्स दिए होते हैं। अब आपके पास जो सेटलमेंट होती है वो दो तरह की होती है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ये सिर्फ टर्म समझाने के लिए। ये जो अक्वायरर और पेयर होता है, इनके बीच की जो सेटलमेंट होती है इसको एंड यूजर सेटलमेंट कहते हैं। और जो इशूअर और पेई होता है, यानी कि जिसको फंड्स आपकी तरफ से मिल रहे हैं, वो भी एंड यूजर सेटलमेंट कहलाती है। क्योंकि अगर आप इसको एक मिनट के लिए इस तरीके से समझें कि आप किसी को फंड्स आईपीएफटी कर रहे हैं, आई एम होपिंग आप में से अक्सर लोगों ने फंड ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन तो यूज की होगी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर। तो उसमें आपके पास ये होता है कि जब आप फंड ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से तो पैसे फौरन कट जाते हैं, आपको अपने अकाउंट डेबिट हुआ हुआ नजर आ रहा होता है, यानी आपको तो सेटल कर दिया गया। यानी कि इन योर केस व्हेन यू आर सेंडिंग फंड्स टू समबडी एंड यू आर द एक्वायरर, योर इंस्टीट्यूशन इज द एक्वायरर एंड यू आर द पेयर,
तो आपको फौरन सेटल कर दिया गया इंस्टेंटली। और जो आपके पास पेयी होता है, यानी जिसको आपने पैसे भेजे हैं, जो बेनिफिशियरी है, उसको भी फौरन सेटल कर दिया जाता है। एंड यूज़र सेटलमेंट, उसके अकाउंट में भी पैसे तो उसको शो हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पीछे देखा डेफर्ड नेट सेटलमेंट के अंदर, अभी इंस्टीट्यूशंस के आपस में, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट है वो तो नहीं हुई होती। वो तो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि नेट पोज़ीशंस कैलकुलेट होंगी और फिर जो फाइनल पोज़ीशन बनती है वो एक-दूसरे को पैसे दे देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एंड यूज़र सेटलमेंट और इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट का। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम इंस्टेंट पेमेंट्स के अंदर जाएँगे, कि एक्चुअली इंस्टेंट पेमेंट क्या होती है। अभी भी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव तो पैसे इंस्टेंटली चलेगा, बट दैट्स एन इल्यूजन ऑन योर पार्ट, ऑन द एंड यूजर्स पार्ट, क्योंकि एंड यूजर सेटलमेंट फॉरेन हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट फिर भी फॉरेन नहीं होती। तो उसके अंदर भी इनहेरेंट रिस्क अपनी जगह बहुत सारे होते हैं, जैसे सेटलमेंट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। ये वो रिस्क होते हैं कि आपके पास आपके कहने के ऊपर, जैसे अगर मैं आपसे फिर आईपीएफटी की बात करूं, तो आपके कहने के ऊपर, तो लेट्स से अगर आप, अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पीछे लिए, कि आप यूबीएल के कस्टमर हैं और आप किसी को पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड चार्ट का अकाउंट यूज करता है। तो आपके अकाउंट से यूबीएल ने पैसे डेबिट कर लिए और उसने थ्रू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जाके पीछे मीज़ान को ये बोल भी दिया गया कि यार मैंने ये पैसे डेबिट कर लिए, मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, आप मुझ पे यकीन रखें। इस बात के ऊपर, लिटरली इस बात के ऊपर, इस भरोसे के ऊपर, जो बेनिफिशियरी बैंक है, इस केस में हम मीज़ान कहते हैं, लेट्स से, वो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर भी देता है। लेकिन इस वक्त तक मीज़ान को यूबीएल ने वो पैसे दिए नहीं है, वो जब नेट पोजीशंस कैलकुलेट होंगी तब देगा। इस बीच में अगर यूबीएल के साथ कोई इश्यूज होते हैं, कोई फंडिंग इश्यूज होते हैं, कोई भी मसले होते हैं, वो पैसे नहीं पे कर पाते, तो एट द एंड ये एक सेटलमेंट रिस्क है जो कि मीज़ान ले रहा है। तो ये जो डेफर्ड सेटलमेंट्स होती है, इसमें इस किस्म के कुछ इश्यूज होते हैं। इसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए प्री फंडिंग होती है, जो मैंने पीछे बात की थी कि प्री फंडेड अकाउंट्स होते हैं, पहले से पैसे पड़े होते हैं तो यकीन होता है, तो वो इसलिए होता है ताकि इस तरह के रिस्क ना आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रहते हैं। तो ये सेटलमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सो दैट डज इट फॉर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पार्ट। आज के सेशन का सबसे टेक्निकल पार्ट यही था। सो आई जस्ट क्विकली सम अप जो हमने अब तक देखी है डेफिनेशंस पर्सपेक्टिव से। So we looked at clearance, जिसको हमने कहा कि that's the process of transmitting or reconciling या netting of transactions to establish the final position of each member in a system. Settlement हमने देखा, clearing के बाद जो final positions बनती हैं, उसके हिसाब से जो movement of funds होती है between member institutions, उसको हम settlement कहते हैं। सेटलमेंट की जो हमने एग्जांपल देखी डिटेल में, वो डेफर्ड नेट सेटलमेंट की एग्जांपल थी। जैसे मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट नेट बेसिस पे हो रही होती है और किसी प्री डिटरमिन्ड सेटलमेंट साइकिल पे हो रही होती है, वो दिन का हो या कुछ घंटों का हो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पे हमने एक सरसरी बात की कि वो क्या होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, पर समझने के लिए ये समझ लें कि वो इंस्टेंट होती है और ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे होती है। हमने डुअल मैसेज सिस्टम देखा, जिसके अंदर अगेन दो लेग्स थे, एक ऑथराइजेशन का लेग था और फिर एक सेट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का लेग अलग था। और हमने सिंगल मैसेज सिस्टम देखा, जिसके अंदर कोई क्लियरिंग का लेग नहीं होता, सिर्फ ऑथराइजेशन का लेग होता है। एंड में एक रिकंसिलिएशन होती है यकीनन, but that is not the same as clearing or posting of transactions. That is just checking of transactions. और reconciliation पर हमने बात कर ली अभी, to verify basically two sets of records across two different entities, यानी कि एक रिकॉन की फाइल इशूअर के पास भी जाती है, एक्वायर के पास भी जाती है, वो दोनों आपस में गुड टू गो देते हैं, सारी ट्रांजैक्शन मैच होती हैं, तो कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते, और अगर कोई इश्यूज होते हैं तो फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। सो विद दैट मैं आई जस्ट सो आफ्टर बीइंग डन विद द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैं कोशिश करूंगा कि हम क्विकली गुजार लें। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन और कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। अगेन इसको जार्गन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करिएगा। मैं चाहूंगा कि ये जो बेसिक जार्गन है ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए आज के सेशन के बाद, क्योंकि अब जब हम अगली बार सीएमएस की बात करेंगे, कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वहाँ कार्ड प्रेजेंट कार्ड नॉट प्रेजेंट ये टर्मिनोलॉजीज हेवीली यूज होंगी। तो आपके पास कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन क्या है बेसिकली। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, देयर आर टू बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। एक तो ये कि उस कार्ड की फिजिकल प्रेजेंटमेंट होनी चाहिए, एंड द सेकंड इज कि उस कार्ड से डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल। अब इन दोनों से मेरी मुराद क्या है? देखिए, कार्ड के यूज होने के तीन तरीके हैं। या तो यू माइट स्वाइप द कार्ड, यानी कि जो उस कार्ड के अंदर मैग्नेटिक स्ट्राइप है उसको आप किसी मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर के थ्रू स्वाइप करते हैं, गुजारते हैं, या आप कार्ड डिप करें, जो इसमें बेसिकली आपकी जो
EMV कार्ड्स होते हैं, उसमें चिप होती है, आप चिप वाली साइड को कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, या आप टैप कर देंगे जो कि NFC के अंदर होता है, यानी आप किसी NFC टर्मिनल पे अपना कार्ड सिर्फ रख दें तो वो बेसिकली कॉन्टैक्टलेस टर्मिनल इसको कहते हैं, वो वाया NFC फिर आपकी कार्ड से डिटेल कैप्चर कर ले। इन तीनों में ये है बेसिकली हो ये रहा है कि आप कहीं पे मैन्युअली अपने हाथ से इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर हो रही है। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन की। सिर्फ ये कहना कि कार्ड आपके पास फिजिकली हो, आप किसी स्टोर के अंदर मौजूद हो और आप किसी स्टोर के अंदर मौजूद हो के अगर अपने कार्ड को देखते हुए किसी टर्मिनल के ऊपर अपने कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं तो दैट इज नॉट अ कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, दैट इज अ कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। आगे जब इसको देखा जाए कि कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक तो ये कि देयर इज नो प्रेजेंटमेंट ऑफ द कार्ड, पहली बात, और दूसरी चीज ये कि जो कार्ड में डेटा होता है दैट इज मैन्युअली इनपुट, यानी डेटा कैप्चर इज मैन्युअल। इसकी एग्जांपल अगेन ई कॉमर्स है, ऑनलाइन परचेसेस जो आप करते हैं ऑनलाइन किसी भी स्टोर के ऊपर। मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, पर ये भी बेसिकली होता ये था कि इफ यू हैड टू बाय समथिंग एंड दे डोंट हैव अ चेकआउट पेज और एन ऑनलाइन प्रेजेंस और आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो उनके पास कुछ टर्मिनल्स होते हैं, चाहे वो पॉस्ट टर्मिनल भी हो सकता है, समटाइम्स ये वर्चुअल टर्मिनल्स भी हो सकते हैं ऑनलाइन। उनके ऊपर वो मैन्युअली आपकी कार्ड से देख के डिटेल्स एंटर करते हैं और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स वेरी सिमिलर टू अ पॉस्ट ट्रांजैक्शन, बस फर्क ये कि कार्ड स्वाइप करने के बजाय आप उस पर इंफॉर्मेशन मैन्युअली एंटर करें। बहुत इनसिक्योर भी है ये, ऑब्वियसली आप अपने कार्ड को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, बट अगेन ये एक हिस्टोरिक तरीका है ट्रांजैक्शन करने का जिसको कार्ड नॉट प्रेजेंट के अंदर आता है ये। और फिर आपके पास रिकरिंग पेमेंट्स भी होती हैं जिसमें कार्ड ऑन फाइल का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्ड ऑन फाइल से मुराद ये होती है कि आप अपने किसी भी मर्चेंट के पास अपने कार्ड की डेटा को स्टोर कर लें और वो उस कार्ड के ऊपर ऑन अ पीरियोडिक साइकिल ट्रांजैक्शंस हिट करते रहते हैं रिकरिंग। हो सकता है आप कार्ड रखें, हो सकता है आप टोकन रखें, इन कॉन्सेप्ट्स पे अगेन हम आगे जब कार्ड ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो टोकनाइजेशन और बाकी चीज़ों को देखेंगे, पर this is basically what a card not present transaction is. So that was us very quickly going through card present versus card not present transactions. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे दैट इज पुश पेमेंट्स वर्सेस पुल पेमेंट्स। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं बेसिकली कि क्या है। पुश पेमेंट आपके पास वो पेमेंट कहलाएगी, हर पेमेंट वो पुश पेमेंट कहलाएगी जिसमें जो पेयर है यानी कि जो सेंडर है वो पैसे पुश करे यानी कि पैसों को धकेले टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी, यानी कि ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट सेंडर करे, पेयर करे। जैसे कि अगर आप किसी को IBFT करते हैं अभी या फंड ट्रांसफर करते हैं तो दैट्स अ पुश पेमेंट। आप खुद से जाके फंड ट्रांसफर में जाके अकाउंट सिलेक्ट करके अमाउंट एंटर करके ओके क्लिक करते हैं और पैसे भेजते हैं। जो सेंडर होता है उसका इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको तो पता भी नहीं होता कि मेरे पास पैसे कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस पैसे उसके पास पहुंच जाते हैं। सो दिस इज अ पुश पेमेंट। एज कम्पेयर टू दिस, अ पुल पेमेंट इज वन जिसके अंदर जो आपके पास पेई है यानी कि जो बेनिफिशियरी है यानी कि जिसको पैसे मिलने, वो आपके अकाउंट से पैसे खुद ले ले, इसको आप पुल पेमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। डायरेक्ट डेबिट है, आप जो कार्ड यूज करते हैं दे आर आल्सो एसेंशियली पुल पेमेंट मेथड्स। आप बाज़ाहिर लगता है जैसे इट माइट बी पुश क्योंकि कार्ड आपके पास है, आपने लेट्स से किसी मर्चेंट को दिया कि ये लो ये टर्मिनल पे स्वाइप कर लो, पर वो पेमेंट आपने इनिशिएट नहीं की। आपका कार्ड ज़रूर यूज़ हो रहा है लेकिन जैसे ही वो उसको अपने टर्मिनल में डालता है, अमाउंट एंटर करता है और ओके प्रेस करता है, तो वो बेसिकली पैसे खींच रहा है आपके अकाउंट से। आपने उसको ऑथराइज़ ज़रूर किया कोई पिन देके, अपना कार्ड देके, लेकिन वो पैसे खींच वो रहा है आपके अकाउंट से, वो पैसे आप उसको नहीं दे रहे। सो पुश पेमेंट और पुल पेमेंट की बेसिक डेफिनेशन ये हुई, इसके कुछ और डिफरेंसेस को देख लेते हैं। जो पुश पेमेंट है उसमें जो बेनिफिशियरी है ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑन द सेंडर, यानी कि द पेई इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पेयर। पेई के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पेयर के हाथ में है। वो जब चाहेगा ट्रांजैक्शन करेगा, जब नहीं चाहेगा नहीं करेगा। पुल पेमेंट में ऐसा नहीं होता। पुल पेमेंट के अंदर जो पेई है वो पेयर पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पीछे बोला अभी, रिकरिंग पेमेंट्स की बात की जैसे हमने, या कार्ड ऑन फाइल की बात की। आपने अगर अपना कार्ड किसी मर्चेंट को दे दिया एक दफा, उसकी किसी जो है वो सब्सक्राइब कर लिया उसकी किसी सर्विस को, और आपने अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर कर दी, तो वो वेट नहीं कर रहा होता कि एवरी टाइम यू विल टेल हिम और ऑथराइज हिम ईच टाइम टू गेट द ट्रांजैक्शन। मैं स्पेसिफिकली कार्ड ऑन फाइल या सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ।
उसकी बात नहीं कर रहा जो 3D सिक्योर्ड आप ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, वो तो दैट उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो भी पुल पेमेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं सब्सक्रिप्शन या उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने किसी को एक दफ़ा ऑथराइज कर दिया, फिर वो हर महीने आपके अकाउंट से आपके कार्ड से पैसे चार्ज करता रहे, तो ये पुल पेमेंट हुई। फिर द पेयर विल नीड टू हैव सम ऑफ द पेई डिटेल्स इन पुश पेमेंट। दिस इज फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, बाय द वे कहा जाता है कि पुश पेमेंट्स आर मोर सिक्योर देन पुल पेमेंट्स, और उसके रीजंस यही है कि द पेयर ईच टाइम दैट ही वांट्स टू मेक अ ट्रांजैक्शन, उसको जो पेई है उसकी डिटेल्स भी एंटर करनी है, उसको सही अमाउंट भी एंटर करनी है, सो इट्स इनहेरेंटली अ बिट मोर सेफर इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी। पुल पेमेंट में थोड़ा सा रिस्कियर और ये होता है, क्योंकि जो पेई है, यानी कि जो पैसे ले रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट तो नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेट्स से मैंने आज एक सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्टर कर दिया, और मैंने जब उस सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्टर किया है, तो कार्ड उसने मुझे चार्ज कर दिया एक दफा महीने का, मैंने वो सर्विस इस्तेमाल कर ली। अब मैं अगले महीने के अंदर अगर आने लगा हूँ, अगर तो मेरी पॉलिसी ये है कि मैं पहले कार्ड चार्ज करूंगा और फिर उस महीने के पैसे लूंगा, तो आई माइट बी रिलेटिवली सेफ। अगर कार्ड चार्ज नहीं हुआ, मैं सर्विस ना दूं। लेकिन अगर फर्ज करें ये कोई प्रीपेड सर्विस नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप पूरा महीना इस्तेमाल करें और मैं महीने के आखिर में आपको चार्ज कर दूंगा आपके कार्ड के ऊपर, तो मैंने पूरा महीना इस्तेमाल कर लिया और आखिर में जब उसने मुझे चार्ज करने की कोशिश की, तो पता चला वो कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर डेबिट कार्ड है तो पता चला अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो ये एक रिस्क आ गया पुल पेमेंट के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि पुल पेमेंट्स हैव अ रिस्क ऑफ बाउंसिंग, सो इट्स अ मच मोर रिस्कियर प्रोस्पेक्ट। अगेन एग्जांपल्स मैंने कुछ दी थी, लेकिन एक दफा देख लेते हैं पुश पेमेंट्स के अंदर। कैश इज एन एग्जांपल ऑफ पुश पेमेंट। चेक्स, बैंक ट्रांसफर्स, जो हमने फंड ट्रांसफर की बात की थी, इज एन एग्जांपल ऑफ पुश पेमेंट। पुल पेमेंट में आए तो डायरेक्ट डेबिट्स, चेक्स, कार्ड पेमेंट्स, दीज आर ऑल पुल पेमेंट्स। कार्ड पेमेंट्स आर नॉट पुश, दे आर पुल पेमेंट्स। सो ये तो एक कंपैरिजन हो गया इन दोनों के बीच में। इसका सिर्फ एक फ्लो देख लेते हैं जल्दी से। वो फ्लो ये है कि लेट्स से आपके पास ये वो एंटिटीज हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम अब तक देखते आए। पेयर है एक एंड पे, एज पे, दूसरी एज पे पेई है, यानी कि लेफ्ट वाली एज पे आपके पास सेंडर है और राइट वाली एज पे बेनिफिशियरी है। जो सेंडर है वो बेसिकली आपके पास इशुअर है, और जो पेई है वो आपके पास एक्वायरर है इस केस के अंदर। जो फ्लो ऑफ फंड्स होंगे वो तो फ्रॉम द सेंडर टू द बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन जो मैसेज की भी डायरेक्शन होती है पुश पेमेंट के अंदर, वो सेंडर से बेनिफिशियरी की तरफ ही होती है। यानी कि मैसेज इनिशिएट होता है पेयर से और वो भेजते हैं पेई को। इसका फायदा ये होता है, जो हमने पीछे बात की थी, एनएसएफ कॉन्सेप्ट होता है, नॉन सफिशिएंट फंड्स। ये भी एक रिस्क की टाइप है। पुश पेमेंट्स के अंदर ये नहीं होता रिस्क, क्योंकि जब पेयर ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा होगा, उस टाइम के ऊपर ये इशूअर चेक कर लेगा कि जितने पैसे तुम देना चाह रहे हो तुम्हारे अकाउंट में है भी या नहीं। तो दैट इज व्हाई दिस इज इनहेरेंटली मोर सिक्योर इन अ सेंस पुश पेमेंट्स के अंदर, कि देयर इज नो रिस्क ऑफ एनएसएफ और नॉन सफिशिएंट फंड्स। इसी को अगर हम पुल पेमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो फ्लो ऑफ फंड्स की डायरेक्शन तो वही है, पैसे तो एट द एंड ऑफ द डे पेयर से पेई के पास ही जा रहे हैं, लेकिन जो मैसेज इनिशिएट होता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, वो पेई की तरफ से होती है। पेई रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। तो यानी कि अगर हम कार्ड की बात भी करें, अगर फर्ज करें आप किसी टर्मिनल पे खड़े हुए कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, आप पेई हैं और आप एंड पे खड़े हुए हैं और आपने पॉज के ऊपर कार्ड डिप किया, तो वो रिक्वेस्ट आपके इशूअर के पास जा रही है। अब इस वक्त जब आपने कार्ड स्वाइप किया, आपको नहीं पता कि इधर कितने फंड्स हैं कितने नहीं, हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाए। तो अगेन फिजिकल में तो ये चीज हो सकती है, अगर आप किसी से आपने सर्विस ले ली और वो खड़ा हुआ आपका कार्ड स्वाइप करेगा, फिर आपको गुड्स हैंड ओवर करेगा, तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, उसने पहले आपका भर दिया पेट्रोल और फिर आपने उसको काट दिया, वो कैसा आपका कार्ड नहीं चल रहा, तो फिर आप फंस गए। और अगर आप ऑनलाइन सर्विस के अंदर है, उसने पहले सर्विस रेंडर कर दिया आपको, महीने के आखिर में चार्ज कर रहा है, तो अगेन आप फंस गए। तो वो जो एनएसएफ है, नॉन सफिशिएंट फंड्स, वो रिस्क इसमें होता है बहुत ज्यादा। सो पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट भी विद दैट आउट ऑफ द वे, हम लास्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आज का, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस का एक राउंड कर लेंगे। ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप पेमेंट सिस्टम्स, अब ये क्या होते हैं? अब जो हमने लास्ट टाइम भी स्कीम की डेफिनेशन के अंदर देखा था, आपके पास हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें एक स्कीम थी, फिर इशुअर्स थे, एक्वायर्स थे, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। हम उसी को बिल्ड करते जाते हैं और फिर उसको मैप करेंगे कि ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है। लेट्स से हमारे पास एक लोकल स्कीम है, इसको मैं लोकल स्कीम 1 कह रहा हूँ। उससे एक बैंक कनेक्टेड है, ठीक है, और उस बैंक के कुछ एंड यूजर्स हैं। इसी तरह उससे एक और बैंक कनेक्टेड है, उस बैंक के भी कुछ एंड यूजर्स हैं। अब इस स्कीम का फायदा ये है कि बैंक ए वाले लोग बैंक बी वाले लोगों को पैसे भेज सकते हैं, बैंक बी वाले लोग बैंक ए वाले लोगों को पैसे भेज सकते हैं। एक इंटरऑपरेबिलिटी हमें मिल रही है।
ये एक आसानी है, ठीक है। और क्या हो सकता है? लेट्स से स्कीम का एक फ़ायदा हमने ये भी कहा था कि स्टैंडर्डाइज़ेशन होती है, तो आपके पास डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ आके कनेक्ट हो सकती हैं और फिर वो अपने से डिफरेंट एंटिटीज़ से बात कर सकती हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ जाती है, जिसको हम यहाँ पे एमएफआई कह रहे हैं, वो आती है, वो स्कीम से लिंक होती है। अब बैंक कमर्शियल बैंक ए के लोग जो है वो एमएफआई के लोगों को पैसे भेज सकते हैं। इसको इन टर्म्स ऑफ यूज़ केस देखें तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यूजुअली रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड होती हैं। अब अगर आपका बैंक अल हबीब के अंदर अकाउंट है और आप चाह रहे हैं कि आप किसी गाँव देहात में कहीं पैसे भेजें किसी को, तो शायद उसके पास किसी कमर्शियल बैंक का अकाउंट ना हो, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली उसके पास या उसकी एक्सेस में कोई ना कोई एजेंट ज़रूर होगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, किसी ब्रांचेस बैंकिंग का भी हो सकता है। सो स्कीम का एक फ़ायदा हमने ये भी देखा था। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बैंक्स तो हैं ऑलरेडी, उन बैंक्स के साथ कुछ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो जाएँ। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो कि बेसिकली बैंक के साथ एग्रीमेंट करके अपने एंड कस्टमर्स को कोई सर्विस तो दे रहे होते हैं, लेकिन उनका खुद का कोई स्कीम के साथ या हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अरेंजमेंट हो। यूजुअली वो किसी न किसी कमर्शियल बैंक के साथ पिग्गीबैक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं सेटलमेंट के लिए, क्लियरिंग के लिए और चीज़ों के लिए। सिर्फ एंड यूज़र्स को एक सर्विस दे रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा-सा खोलते जाते हैं। थोड़ा-सा मैं डिफरेंट वो चीज़ें करूँगा जो हमने लास्ट वीक नहीं देखी थी। लेट्स से कि आपके पास एक स्कीम ऑपरेट कर रही थी, अब एक और स्कीम आ जाती है। हमारे पास एक्चुअली ऐसा पहले होता था वैसे पाकिस्तान में, जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिस्ट्री। आज हमारे पास एक ही लोकल स्कीम है जिसको हम वन लिंक कहते हैं, लेकिन आज से काफ़ी साल पहले हमारे पास 2 स्कीम्स होती थी। एक को हम एमनेट कहते थे और एक को हम वन लिंक ही कहते थे। एमनेट विद टाइम खत्म हो गई, बट देयर वाज़ एक्चुअली अ टाइम जब एमनेट के ऊपर ज़्यादा बैंक्स थे और वन लिंक के ऊपर कम बैंक्स थे। फिर सब वन लिंक के ऊपर मूव हुए और दैट्स अ डिफरेंट लेसन इन हिस्ट्री, उस पे हम कभी अलग से बात करेंगे। बट आपके पास लेट्स से एक दूसरी लोकल स्कीम है जिसको हम लोकल स्कीम 2 कह रहे हैं और कोई बैंक उसके साथ कनेक्टेड है। अब अगर देखा जाए तो इस कनेक्टिविटी की वजह से हमें फ़ायदा ये है कि ये बैंक डी वाले लोग ऑल द वे टू एमएफआई बैंक बी, बैंक ए बात कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कीम के थ्रू तो जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइज़ेशन तो है। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे भी तो वो अपनी लोकल स्कीम को हैंड ओवर करेंगे, लोकल स्कीम 2 को, बैंक डी वाले। वो लोकल स्कीम 2 लोकल स्कीम 1 को देगी और फिर 1 से वो बी के पास या ए के पास जाए, जहाँ भी उसे जाना है। सो ये हम थोड़ा-सा फैलाते गए इसको। अगर इसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी आए, तो आपके पास कोई ग्लोबल स्कीम भी आ सकती है। जैसे अगर मैं अगेन पाकिस्तान वाली बात करूँ तो लोकल स्कीम 1 अगर हम वन लिंक को कहते हैं, तो ग्लोबल स्कीम 1 हम शायद वीज़ा को बोल दें कि वीज़ा की कनेक्टिविटी भी आ गई। यानी कि अब वन लिंक वीज़ा के नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी कि अगर बैंक ए का कोई कस्टमर पाकिस्तान से बाहर जाए और उसके पास वीज़ा का कार्ड हो, वो पाकिस्तान से बाहर उस कार्ड को इस्तेमाल करे, तो वो वीज़ा का नेटवर्क वो ट्रांज़ैक्शन वापस पाकिस्तान पहुँचा देगा, ताकि आपका इश्यूअर उस ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट आपका अकाउंट डेबिट कर सके। तो आपके पास एक ये वाली कनेक्टिविटी भी आ गई। इसको और कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आए तो हम लेट्स से एक और बैंक बीच में लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं बैंक सी, और ये कोई बहुत बड़ा बैंक है। जैसे हमारे पास जो जायंट्स हैं एचबीएल, यूबीएल, लेट्स से ये उन जायंट्स में से एक कोई बैंक है। वो लोकल स्कीम 1 से अगर कनेक्टेड तो है, लेकिन वो ये कहता है कि यार मैं स्कीम से जो कनेक्टिविटी बनाऊँगा वो मैं अपनी डायरेक्ट बनाऊँगा। मैं लोकल स्कीम के थ्रू क्यों जाऊँ? क्योंकि अगेन ये जो स्कीम्स होती हैं ये ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर फीस लगा रही होती हैं। अगर ग्लोबल स्कीम 1 एक स्कीम है जिससे आप कार्ड इश्यू करना चाह रहे हो और आप उस स्कीम से बात करना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोकल स्कीम 1 के थ्रू आएँगे तो आप 2-2 स्कीम्स को पैसे दे रहे होंगे। आप ग्लोबल स्कीम को भी पैसे दे रहे होंगे, लेट्स से वीज़ा को, और आप वन लिंक को भी पैसे दे रहे होंगे जो उसकी ट्रांज़ैक्शन आपके लिए राउट कर रही है। अगर आप वाक़ई में इतने बड़े बैंक हैं और आपके पास इतनी वॉल्यूम्स हैं कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं स्कीम के साथ, तो आप स्कीम से बोलेंगे कि यार आप मेरे साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट साइन करें। मैं आपका कनेक्टिविटी सर्वर यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे अगर मास्टर कार्ड हो तो उनका उनका जो टेक्नोलॉजी होती है उसको मिप्स कहते हैं। दैट्स एक्चुअली अ फिजिकल सर्वर, वो आपकी प्रेमिसेस में आके लगता है, उसके थ्रू आप मास्टर कार्ड के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह वीज़ा के अंदर भी उनका अपना अलग होता है, ईएस सर्वर होता है। तो जो रेलवे बड़े बैंक्स होते हैं वो जाके ग्लोबल स्कीम 1 से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएँ। वो बोले कि मेरी जो वीज़ा कार्ड की ट्रांज़ैक्शन होगी वो मैं सीधा स्कीम को भेज दूँगा, मुझे लोकल स्कीम को देना ही नहीं है, मैं उनको पैसे क्यों दूँ? मैं डायरेक्ट स्कीम से बात करूँगा, बड़ी वाली स्कीम से। हाँ, जब लोकल बैंक से बात करनी होगी तब मैं लोकल स्कीम 1 के थ्रू चला जाऊँगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। आपके पास एक दूसरी ग्लोबल स्कीम भी आ जाए, लेट्स से मैंने एक मास्टर कार्ड की बात की, लेट्स से दोनों मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों ही आ जाते हैं। तो ये जो मास्टर कार्ड और वीज़ा आ जाते हैं तो वो बैंक से, जो कि बहुत बड़ा बैंक है, वो बोलता है मैं दोनों स्कीम से कनेक्ट करूँगा। तो ये इस तरह से ये फैलता जाएगा। ये तो मैं बनाता जाऊँ तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कुछ नहीं डाल सकते। बट दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम
देखिए इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं आ रही, ये कंबाइन होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो ओपन लूप, इसको हम कह सकते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, वो बेसिकली होता ही है कि कोई एक एंटिटी आपका हब बन जाती है। जैसे इस केस में देखें, लोकल स्कीम 1 इज अ हब, और बाकी सारे उसके स्पोक्स होते हैं, एज एज नोड्स होते हैं। और अगर ट्री के सेंस में देखें तो ये लीफ नोड्स, दे कनेक्टेड टू द रूट्स और टू द स्टेम, जो कि बेसिकली आपके पास सेंट्रल नोड्स बन रहे हैं, स्कीम्स बन रही हैं इस तरीके से। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल बनता है और ये ग्रो करता जाता है, और इसके अंदर हर कोई आगे कनेक्ट हो जाए, स्कीम्स आगे कनेक्ट हो जाए, बैंक्स कनेक्ट हो जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज आगे कनेक्ट हो जाए, कोई भी आ जाए। इसलिए इसको ओपन कहा जाता है, बिकॉज इट बिकम्स बिगर एज मोर इंटरमीडिएरीज ज्वाइन। So this is an example of an open loop system. इसके कंपैरेटिवली देखें क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। क्लोज लूप सिस्टम की सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास ये होगी कि बाय डेफिनेशन क्लोज लूप और ओपन लूप में फर्क ये हुआ कि इससे सब कनेक्ट नहीं हो सकते, इसमें इंटरऑपरेबिलिटी उस तरीके से नहीं होती। इंटरऑपरेबिलिटी उस तरीके से जब नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि करीम की अगेन एग्जांपल लेते हैं। करीम के अंदर अगर आप देखें तो करीम का एक वॉलेट भी है, राइट। अब वो जो करीम का वॉलेट है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर आपके करीम के वॉलेट के अंदर लेट से 1,000 रुपए पड़े, तो उससे आप और कुछ नहीं कर सकते सिवाय करीम की राइट्स लेने के। मैं रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल वॉलेट में जो पीकेआर अमाउंट पड़ी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर 1,000 रुपए आपके करीम के वॉलेट में पड़े हुए हैं, तो उन 1,000 रुपए को आप सिर्फ राइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप नीचे किराने की दुकान पे गए, आपने डबल रोटी खरीदी और आपने वहाँ पे करीम के वॉलेट से पे कर दिया। बाहर के मुल्कों में ये यूज केसेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये डिफरेंट एंटिटीज ओपन लूप्स का पार्ट बन जाती है और आप उनके वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारे पास इस तरीके से नहीं हो रहा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसके अंदर फंड्स एक जगह ठहरे हुए हैं और वो वहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कहीं पे मौजूद। आप अपने करीम के फंड से अपने बैंक के अकाउंट को टॉप अप नहीं कर सकते। सो दिस इज एन एग्जांपल, करीम एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। इसकी जो दूसरी सबसे प्रीडोमिनेंट एग्जांपल है वो ये है कि जो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं आपके पास, आपने अगर किसी कैम्ब्रिज के या किसी और ब्रांड के जाके एक दफ़ा मेंबरशिप लेके कोई लॉयल्टी कार्ड बना लिया, उसमें जो पॉइंट्स टॉप अप होते जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप वहीं यूज़ कर सकते हैं। आप एक जगह के लॉयल्टी पॉइंट्स दूसरी जगह जाके रिडीम नहीं कर सकते अनलेस कोई कोई क्लोज लूप प्रोग्राम हो। डिफरेंट वेंडर्स का आपस में होते हैं इस तरह के सिस्टम्स। क्लोज को ओपन जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन बाय डेफिनेशन या बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। सो ये यूजुअली कनेक्ट डायरेक्टली टू द एंड पार्टीज, और उस वो एंड पार्टीज डायरेक्टली द सेंडर और रिसीवर ऑफ फंड्स होते हैं। पीएसओ के फ्यूल कार्ड्स को भी देख लें जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो फ्यूल कार्ड भी आप सिर्फ पीएसओ के पंप्स पे यूज कर रहे हैं, भले किसी और पंप पे जाके यूज कर लें, पाकिस्तान भर में जाके किसी भी पंप पे यूज कर लें। तो इन इन दैट सेंस तो एक आप कह सकते हैं कि फ्रीडम है कि आप किसी लोकेशन से या पर्टिकुलर जगह से टाइड नहीं है, लेकिन आप टाइड पीएसओ से जरूर है। पीएसओ के पंप पे जाके इस्तेमाल होगा, कहीं और जाके इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली अ क्लोज लूप सिस्टम, जिस और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली कंपनीज, मर्चेंट्स, सर्विस या गुड्स के बायर और सेलर, ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली यूज होता है। सो दैट्स एसेंशियली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स। ये जो हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, कार्ड प्रेजेंट वर्सेस नॉट प्रेजेंट, पुश पेमेंट वर्सेस पुल पेमेंट, और ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप, उसकी समराइजेशन है। एट दिस पॉइंट मुझे बताएं अगर आप में से